स्वागत है दोस्तों आपका अपने अपने चैनल मार्क्समैन इन फिजिक्स पर। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ने शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, और इसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। अब क्या है ओम्स लॉ, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। मैं स्टेटमेंट्स में ना जा करके इन डिटेल में समझाऊंगा कि भाई ओम्स लॉ क्या रहता है। समझो, जैसे सपोज करो ये एक वायर है और इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया। बैटरी का वोल्टेज था V। अगर मैं ये मान लूं कि वायर में से I करंट पास हुआ तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, बशर्ते कि कुछ कंडीशंस फुलफिल हो। क्या कंडीशन फुलफिल हो? सबसे पहली बात, फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर या प्रेशर को क्या रखा जाए? कांस्टेंट रखा जाए। अगर ऐसा होता है तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, और करके हम ये लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास में इक्वलिटी आ जाएगी और एक कांस्टेंट आएगा और फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। ये वही फॉर्म है जो 10th क्लास में सबसे ज्यादा आप लोगों को सिखाई जाती है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे R क्या है? एक कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। आप मेरे शब्दों पे जरा ध्यान दीजिए, हम इसको कहते हैं वायर की रेजिस्टेंस। SI यूनिट, R की ओम होती है और ये उसका सिंबल है। SI यूनिट ऑफ R इज ओम। यानी कि बेसिकली अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं V का और I का, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेजिस्टेंस को। हाँ, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं I का और V का, आएगा वो भी स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन वो रिप्रेजेंट करेगा 1/R को। किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? 1/R को। तो ये बेसिकली ओम्स लॉ रहता है ना। ओम्स लॉ ये बताता है कि करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अब एक चीज हम लोगों को जरा समझनी पड़ेगी कि ओम्स लॉ ये जो आया, रिजल्ट जो आया, ये रिजल्ट कैसे आया। तो उसके लिए ना एक छोटी सी डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। हालांकि डेरिवेशन इस बार सब्जेक्टिव पार्ट में पूछी नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने के लिए हम देखेंगे। तो आप अभी क्या काम करें, अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख लीजिए, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, जरा हम देखते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिराइव हुआ, आओ समझो। हमने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया था कि I इज इक्वल टू ANEVD, और साथ के साथ हमने VD का एक फॉर्मूला बनाया था EE टाउ बाई M। हम इस VD के फॉर्मूले को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर हम ऐसा करें तो I बराबर ANE इंटू EE टाउ बाई M, या I बराबर ANE स्क्वायर E टाउ बाई M, ऐसा लिखा जा सकता है। मैं अगर ये कह दूं कि वायर की लेंथ L है तो मैं E की जगह लिख सकता हूं V/L। E की वैल्यू V/L मान लो अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा कि I बराबर ANE स्क्वायर इंटू V टाउ बाई ML। इस V को इधर ले लूं तो I बाई V बराबर ANE स्क्वायर टाउ बाई ML। पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर दो तो V बाई I इज इक्वल टू ML अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ। ध्यान से देखो
किसी भी गिवन वायर के लिए मास कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, एरिया, नंबर, डेंसिटी, ई तो कांस्टेंट होता ही है और टाउ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और ओम्स लॉ की वैलिडिटी की कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए तभी ओम्स लॉ ओबे होगा। तो इसका मतलब ये टाउ भी कांस्टेंट, मतलब किसी भी गिवन वायर के लिए ये जो राइट हैंड साइड में जो टर्म निकली है ये टर्म एक कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट को नाम दिया गया आर। इसलिए आपके पास फॉर्मूला तो बना V बराबर आई आर, लेकिन R की वैल्यू जो निकली वो निकली ml अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। आप ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस का ये असली फॉर्मूला है और इसको मैं इक्वेशन नंबर ए मान रहा हूँ। मैं आगे इसका यूज भी करूंगा किसी ना किसी जगह पे, ठीक है। तो जब यूज करूंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ऐसे बना हमारा ओम्स लॉ कि V इज इक्वल टू तो आई आर हो गया और R का जो असली फॉर्मूला है वो बन गया ml अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ। अब आप इसको जरा स्क्रीन को पॉज कर दें और ये डेरिवेशन उतार लें, थोड़ा हेल्प करेगी हम लोगों की आगे, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं, लिंक बनाते हैं। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, वो फैक्टर्स जिन पर ना किसी भी वायर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। हम ना एक वायर मान लेते हैं, जैसे सपोज करो ये एक वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक है, और इसकी लेंथ मान लेते हैं L। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये पाया गया, इट वाज फाउंड दैट, ये पाया गया, क्या पाया गया कि जो रेजिस्टेंस होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। भाई जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ये पाया गया। और ये भी पाया गया साथ के साथ कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो इक्वलिटी आएगी और फॉर्मूला बन जाएगा R बराबर रो L बाय A। सबसे पहली बात तो इसको इक्वेशन नंबर B मान लो जरा। जो कांस्टेंट आया वो रेजिस्टिविटी है। दिस इज कॉल्ड, ध्यान से देखना इन शब्दों को, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। दिस इज बेसिकली द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। याद करो जब मैंने रेजिस्टेंस को लिखा था तो मैंने लिखा था रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जबकि मैं रेजिस्टिविटी में लिख रहा हूं ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। मतलब रेजिस्टिविटी एक ऐसी चीज है जो कि वायर के मटेरियल पे ज्यादा डिपेंड करती है। भाई इंसुलेटर को कौन सी प्रॉपर्टी इंसुलेटर बनाती है? ये रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर इसलिए इंसुलेटर है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और कंडक्टर इसलिए कंडक्टर है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है। बेशक से ध्यान से देखो, अगर यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं इसको ना, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं और रो का एक फॉर्मूला बनाऊं तो रो का फॉर्मूला बन तो जाएगा RA बाय L। इसमें कोई खास बात नहीं है, फॉर्मूला बन गया RA बाय L। लेकिन रेजिस्टिविटी ना R पे डिपेंड करती, ना A पे डिपेंड करती, ना L पे डिपेंड करती। क्यों नहीं करती मैं अभी बताऊंगा। हाँ, इस फॉर्मूले से तुम SI यूनिट जरूर निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। मीटर ने मीटर को मार दिया तो रेजिस्टिविटी क्या आई? ओम मीटर यूनिट आई। अब जरा समझते हैं क्यों नहीं डिपेंड करती। याद करो अभी इससे पिछले वाले फ्रेम में हमने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकाला था और उसको हमने A लिखा था। मैं वो फॉर्मूला वापस लिख रहा हूं। फॉर्मूला था R बराबर ml अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ। ये थी A और इस B को यहां लिख लो, R बराबर रो L बाय A। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर B। एक काम करो, इक्वेशन नंबर A को और इक्वेशन नंबर B को डिवाइड कर दो, तो R बाय R बराबर ml अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ इंटू A अपॉन में रो L बना। A ने A को मारा, L ने L को मारा, R ने R को मारा।
1 बराबर m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ। इस 1/रो को अगर इधर ले आओ तो यहां पे लिखा जा सकता है रो। फॉर्मूला आ गया m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ। ध्यान से देखें, ये रेजिस्टिविटी का असली फॉर्मूला है, m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ। क्या इस फॉर्मूले में लेंथ है? जी नहीं, इस फॉर्मूले में लेंथ नहीं है। क्या इस फॉर्मूले में एरिया है? जी नहीं, इस फॉर्मूले में एरिया भी नहीं है। और इसीलिए रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करती है और ना एरिया पे डिपेंड करती है। तो फिर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ध्यान से देखो, ये दो फैक्टर तो ऐसे हैं जो पक्का ही कांस्टेंट है, ये तो चेंज ही नहीं हो सकते। लेकिन ये दो फैक्टर चेंज हो सकते हैं। ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल टू मेटल डिपेंड करती है, सब्सटेंस टू सब्सटेंस डिपेंड करती है ना। इसलिए रो केवल दो चीजों पे डिपेंड करता है। किन चीजों पे डिपेंड करता है? सबसे पहला, नेचर ऑफ मटेरियल, कि तुम कौन सा सब्सटेंस ले रहे हो। भाई तुम इंसुलेटर ले रहे हो, तुम सेमीकंडक्टर ले रहे हो, तुम कंडक्टर ले रहे हो। अगर लॉजिकली सोचोगे, ध्यान से देखो, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के। इंसुलेटर में नंबर डेंसिटी बहुत कम होती है तो n कम तो रो बहुत ज्यादा, और कंडक्टर में n बहुत ज्यादा होता है इसलिए रो कम। ठीक है ना। तो इस तरीके से तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। एंड सेकंड, इसको टाउ पे डिपेंड करना चाहिए। टाउ इनवर्सली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो हम ये कह सकते हैं कि रो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। यानी कि रेजिस्टिविटी केवल दो चीजों से चेंज होगी। एक तो ये चेंज होगी कि वायर किस चीज की बनी हुई है, और दूसरी ये टेम्परेचर पे के साथ चेंज होगी। अच्छा, टेम्परेचर के साथ कैसे कैसे चेंज होती है वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है ये तुम लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीन पॉज करके इसको उतार लो, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ेंगे, इसको कहते हैं हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, मतलब कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है। इसके लिए ना एक फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला रहता है RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। RT है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, R0 है रेजिस्टेंस इनिशियली, या इसको इनिशियल रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। अल्फा एक कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट ही बताता है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा। और डेल्टा टी हम लोगों का होता है चेंज इन टेम्परेचर। इसका एक ज्यादा प्रैक्टिकल फॉर्मूला मैं लिखता हूं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के ज्यादा अच्छे से काम आएगा और तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ भी आएगा। अल्फा बराबर होता है R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ये मुझे ज्यादा बेहतर फॉर्मूला लगता है समझने के लिए। R2 फाइनल रेजिस्टेंस, R1 इनिशियल रेजिस्टेंस, R1 इनिशियल रेजिस्टेंस, T2 फाइनल टेम्परेचर, T1 इनिशियल टेम्परेचर। इसमें एक चीज बहुत पढ़नी हम लोगों के लिए जरूरी है, वो क्या कि अगर हम लोग कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर्स के लिए जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है। अब अल्फा का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, ध्यान लगा के देखो। अल्फा भाई पॉजिटिव तब हो सकता है जब R2 R1 से बड़ा आ रहा हो। अगर मैं ऑलरेडी ये मान रहा हूं कि T2 T1 से बड़ा है, मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो अगर T2 T1 से बड़ा है और अल्फा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब R2 R1 से बड़ा है। तो अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। रेजिस्टेंस बढ़ जाती है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो। कंडक्टर्स के लिए बिल्कुल इसी तरीके से लिए अगर हम लोग इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की बात करें, इन दोनों के लिए अल्फा नेगेटिव होता है।
अब नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि अगर मैं ये मान रहा हूं कि T2 T1 से बड़ा है तो नेगेटिव तभी होगा जब R2 R1 से छोटा होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस घटी, यानी कि इनकी रेजिस्टेंस घटती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस आते हैं जिनके ऊपर सवाल भी पूछा गया है। फॉर एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीज, कुछ एलॉयज होते हैं हमारे पास। कौन से एलॉयज? जैसे कि कॉन्स्टेंटाइन या मैंगनीज। इन एलॉयज के लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है वेरी लो एज कंपेयर टू मेटल्स या कंडक्टर्स। ध्यान देखो, अल्फा की वैल्यू वेरी लो कब आ सकती है? जब R2 और R1 लगभग बराबर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज हो नहीं रहा, और इसी वजह से ये जो एलॉयज हैं कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीज, इनका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बनाने में। क्योंकि है क्या, बात को समझो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा लेकिन इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेगी। इसी वजह से कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीज जैसे एलॉयज का इस्तेमाल स्टैंडर्ड रेजिस्टर बनाने में किया जाता है। मान लो मैं एक इंजीनियर हूं, इसको और इलेबोरेशन में समझाता हूं। मान लो मैं एक इंजीनियर हूं और मैं यूएस में काम कर रहा हूं। अब मैंने क्या काम किया, वहां पे सपोज करो कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया और वहां पे रजिस्टर लगा दिया। अब वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है तो वहां के हिसाब से उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस सेट करके मैंने वो डिवाइस बना दिया। सपोज करो वो डिवाइस वहां से इंडिया आ गया और इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो जो रजिस्टर लगा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी और मेरा डिवाइस काम करना बंद कर देगा। तो मुझे कुछ ऐसे सब्सटेंस चाहिए जो टेम्परेचर में चेंज होने पर भी जिनकी रेजिस्टेंस चेंज ना हो। तो ऐसा सब्सटेंस मेरे पास ये एलॉयज हैं कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीज। टेम्परेचर चेंज होता है बट इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है, और इसी वजह से इनका इस्तेमाल जो है रेजिस्टर्स बनाने में करते हैं। एक दूसरा कारण भी है कि इनकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है। ऑब्वियस सी बात है, तभी आप रजिस्टर बना सकते हो, अदरवाइज आप रजिस्टर बना ही नहीं सकते। तो इस तरीके से बेसिकली रेजिस्टेंस वेरी करती है। अच्छा, जैसे रेजिस्टेंस वेरी करती है वैसे ही रेजिस्टिविटी भी वेरी करती है। मतलब कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, इंसुलेटर सेमीकंडक्टर की घटती है, और इनकी लगभग कांस्टेंट रहती है ना। तो अभी स्क्रीन पॉज करके आप इसको उतार लो, इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कुछ कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इनको कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक कंडक्टर, बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में बताऊं तुम्हें तो ये वो कंडक्टर हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। मतलब ये ओम्स लॉ को मानते नहीं है, दे डू नॉट फॉलो, दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। इसका मतलब ये नहीं है कि ओम्स लॉ गलत है, ओम्स लॉ बिल्कुल सही है। ये इनकी प्रॉपर्टी है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करते नहीं हैं, तो इनको हम लोग बेसिकली कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। इस बात को और इलेबोरेशन में समझो तुम लोग। जैसे एक टीचर है, वो क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं, 40 के 40 बच्चों को टीचर पढ़ाता है। उनमें से कुछ बच्चों के 90 नंबर आते हैं, कुछ के 70 भी आते हैं, 2-4 फेल भी हो ही जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये वो 2-4 फेल होने वाले बच्चे हैं, नकारा किस्म के बच्चे जो टीचर की बात को फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पे ओम्स लॉ टीचर है, और केवल एग्जांपल के लिए मैं तुम बता रहा हूँ कि ओम्स लॉ टीचर है और ये ओम्स लॉ को ओबे करते नहीं है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स की, और सबसे पहले सबसे खाम की प्रॉपर्टी यही है कि इनका VI ग्राफ लीनियर नहीं होता। अगर कंडक्टर ओमिक होगा, जैसे मैंने आप बताया था स्टार्टिंग में, और आप उसका VI ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट बनेगा। ये ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। लेकिन अगर नॉन ओमिक होगा और उसका तुम VI ग्राफ बनाओगे, बनेगा ही नहीं लीनियर। जैसे ये मैंने एक डायोड का ग्राफ बनाया, सेमीकंडक्टर डायोड। नॉन ओमिक डिवाइसेस के एग्जाम्पल भी होते हैं सेमीकंडक्टर डायोड, ये यूनिट नंबर 9 में जाकर के आप पढ़ोगे, वैक्यूम ट्यूब्स एटसेट्रा, ठीक है।
तो डायोड का ग्राफ है, देखो ना स्ट्रेट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इनका ना VI ग्राफ यूनिक नहीं होता। यूनिक होने का मतलब है कि जैसे इस ग्राफ को देखो, एक V पर I की एक ही वैल्यू है, अगर V की वैल्यू को चेंज करोगे तो I की वैल्यू भी चेंज हो जा रही है, मतलब एक सिंगल V पे सिंगल I है। इनमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता, एक ही V पर I की दो वैल्यूज भी हो सकती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनका VI ग्राफ जो है वो यूनिक नहीं होता। ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं, इतना ही है अभी हमारे सिलेबस में ना नॉन ओमिक कंडक्टर्स में, तो ये बेसिकली ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। स्क्रीन पॉज करके इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दो टॉपिक हम लोग साइड बाय साइड देखेंगे, EMF एक तरफ और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको इन शॉर्ट में अब मैं बोलूंगा TPD। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। EMF क्या होती है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। EMF की फुल फॉर्म जो रहती है वो रहती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है, लेकिन क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो जो काम की बात है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। EMF को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वह पोटेंशियल, वह मैक्सिमम पोटेंशियल है जो एक बैटरी प्रोवाइड करा सकती है सर्किट में। याद रखना, प्रोवाइड करा सकती है, ये उसका मैक्सिमम लिमिट है किसी भी बैटरी की। सर्किट में लगने के बाद कभी इतना पोटेंशियल देती नहीं है। जो एक्चुअल पोटेंशियल प्रोवाइड कराती है वो TPD होता है। यह वह पोटेंशियल है जो एक्चुअली बैटरी प्रोवाइड कराती है। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो कार वाला हमसे कहता है कि भाई ये आपको ना 25 की माइलेज देगी, वो 25 की माइलेज तो EMF है, और रोड पे जब गाड़ी आ जाती है एक्चुअली जितना माइलेज देती है वो TPD है, क्योंकि बैटरी की कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन को घुमाने में। भाई इलेक्ट्रॉन को घुमा कौन रही है, बैटरी घुमाती है ना सर्किट में, तो उसकी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को घुमाने में ही वेस्ट हो जाती है। कुछ बैटरी की अपनी भी रेजिस्टेंस होती है जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, तो इन दो चीजों में ये वेस्ट हो जाती है बेसिकली। तो इस वजह से मैक्सिमम पोटेंशियल इतना प्रोवाइड तो करा सकती है, लेकिन प्रोवाइड इतना कराती है। तो EMF हमेशा ओपन सर्किट में मेजर होता है, ओपन सर्किट में मेजर होगा, सर्किट क्लोज नहीं होना चाहिए, ये ओपन सर्किट में मेजर होगा, जबकि ये क्लोज सर्किट में मेजर होगा। में मेजर होगा, ठीक है भाई। रिलेशन फॉर्मूला V इज इक्वल टू E-IR। ये फॉर्मूला लगता है जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो। यहां पे V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, E बैटरी का EMF है, I करंट है, और R बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। ध्यान से देखें, इस कंडीशन में V हमेशा E से कम होगा, क्योंकि E में से कुछ माइनस हो रहा है। एग्जामिनर हो सकता है आपसे सवाल पूछ ले कि बताओ क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जब V और E आपस में बराबर हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो सकती है जब I की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि सर्किट ओपन हो जाए तो V E बराबर हो जाएंगे। सर्किट के क्लोज होते ही V हमेशा E से कम होगा। साथ के साथ एक सवाल और पूछ सकता है एग्जामिनर कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि V E से बड़ा हो जाए। वह भी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? फॉर्मूला हो जाता है V इज इक्वल टू E प्लस IR, लेकिन ये फॉर्मूला होता है चार्जिंग के लिए। जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो इस केस में V जो है वो E से बड़ा हो जाता है।
ठीक है, तो ये बेसिकली रिलेशन होता है दोनों के बीच में। बस बात ध्यान रखने की ये है कि EMF जो है, it is the maximum potential difference across the two terminals of a cell or a battery when the cell is in open circuit or no current is being drawn from it, while terminal potential difference is the potential difference across the two terminals of a cell or a battery when the cell is in closed circuit or some current is being drawn from it। यानी कि जब बैटरी का इस्तेमाल हो रहा हो तो TPD, जब नहीं हो रहा हो तो EMF। समझने के लिए जो मैक्सिमम पोटेंशियल एक बैटरी सर्किट में प्रोवाइड करा सकती है वो EMF, और जो वो एक्चुअली प्रोवाइड कराती है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ये इन दोनों के बीच का अंतर है। स्क्रीन को पॉज करके इसको उतार लीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों आओ आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक देखेंगे जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जो हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा था जहां यूज हुआ था ये स्मॉल r। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। वो रेजिस्टेंस जो सेल के इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होते हैं। देखो कोई भी सेल होना तो उसमें कैथोड एनोड होगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा, उनकी वजह से जो रेजिस्टेंस होती है ना उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। बात को समझेंगे। फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, वो फैक्टर्स जिन पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन पार्टिकुलरली क्या फैक्टर हैं? नंबर 1 फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नंबर 2, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी क्या है, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। कितना इलेक्ट्रोलाइट डिप किया हुआ है, कितना इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट में। इनसे ज्यादा एक सबसे ज्यादा खास फैक्टर, इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा, और टेम्परेचर अगर घटेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसीलिए इस पे एक सवाल भी आ जाता है कि भाई व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ कार ऑन अ कोल्ड डे, कि जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही हो तो गाड़ी को स्टार्ट करना भाई मुश्किल क्यों होता है? इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम है तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से बैटरी उतना करंट ही नहीं बना पाती जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाए, और इसीलिए बड़ा मुश्किल है। इसमें इंजन में कोई खराबी नहीं है, प्रॉब्लम बैटरी में। आपकी बैटरी जब वीक होने लग जाती है तब ऐसा होता है ना। तो ये टॉपिक था इंटरनल रेजिस्टेंस। स्क्रीन पॉज करके इसको उतार लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इनको कहते हैं किरचॉफ्स लॉस। जहां पर ओम्स लॉ फेल हो जाए वहां पे किरचॉफ लॉ काम आता है। और किरचॉफ ने बेसिकली 2 लॉ दिए, जल्दी जल्दी जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ या करंट लॉ। एक ही लॉ है तीनों। क्या कहता है ये लॉ? द algebraic sum of all the currents meeting at a junction is always 0. Summation I is always 0. Summation I is always 0 at the junction। बताता हूं क्या क्या रहा है। मान लो ये एक तार है, इसमें से 2 एम्पेयर का करंट आया, इसमें से 3 एम्पेयर का करंट गया, ये जंक्शन बना, तो बात बनाओ यहाँ पे कितना करंट जाएगा? 5 एम्पेयर।
जंक्शन ने अपने पास क्या करंट रखा, कुछ भी नहीं, इसीलिए अगर मैं जंक्शन पे अगर नेट करंट निकालूंगा तो हमेशा क्या रहेगा, जीरो। मतलब मेरा जंक्शन ना तो चार्ज के सोर्स की तरह बिहेव कर सकता और मेरा जंक्शन ना ही किसी चार्ज के सिंक की तरह बिहेव कर सकता, ये केवल जंक्शन है। क्या सिग्निफाई करता है भाई ये लॉ? इस लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है? ये सिग्निफाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। क्या सिग्निफाई करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ये वाला लॉ ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों ही सर्किट्स में लगाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही किरचॉफ ने एक और लॉ दिया जिसको कि हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ, लूप लॉ या वोल्टेज लॉ। ये लॉ क्या कहता है? फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इन अ closed circuit is always zero. The fall of potential across all the elements in a closed circuit is always zero. कहने का मतलब क्या है समझिए, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर और ये बैटरी मान लीजिए V वोल्ट की, R1, R2, R3, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हमेशा V के बराबर रहेगा और अगर मैं समेशन निकालूं डेल्टा V का तो हमेशा जीरो आएगा। भाई जितना वोल्टेज बैटरी के पास होगा उतना ही तो डिवाइड होगा ना सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस, तो चेंज इन पोटेंशियल कभी नहीं आएगा, चेंज इन पोटेंशियल हमेशा जीरो आएगा। ये लॉ क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, बिकॉज पोटेंशियल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सिग्निफाई करता है भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। हाँ, किरचॉफ का जो ये सेकंड लॉ है ये केवल क्लोज नेटवर्क में लग सकता है, ये ओपन नेटवर्क में लगाया नहीं जा सकता। तो सबसे पहले तो ये लॉ हमको याद होने चाहिए। अब इनको अप्लाई कैसे करते हैं सर्किट में वो मैं सिखाता हूं तुम लोग को, लेकिन पहले स्क्रीन को पॉज करके ये उतार लो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉज समझाने के लिए कोई भी एक अपनी मर्जी से हाइपोथेटिकल सर्किट में बना रहा हूं। ठीक है भाई, ये रजिस्टर ले लिया R1, ये ले लिया R2, ये ले लिया R3, ये V1, ये V2, ये V3। इसमें ऐसे करंट मान लिया I1 बैटरी के साथ साथ मान रहा हूँ I2, और इसमें ये मान लिया करंट I3। A हर जंक्शन को नाम दे दिया। इस तरीके से सर्किट कुछ आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले तो इस तरीके के सवालों में हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि टोटल क्लोज लूप कितने बन रहे हैं। देखो यहाँ पे 3 लूप बन रहे हैं। कौन कौन से? A B E F A, B C D E B, A C D F A। सबसे पहली बात तो 3 लूप बन रहे हैं। दूसरी चीज, इसको ना अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, सबने अपने अपने हिसाब से तरीके जो है बना रखे हैं। बुक्स में भी डिफरेंट तरीके से दे रखा है, सबका अपना तरीका है, मेरा भी एक अपना तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। नियम याद रखना, सर्किट में चलते टाइम अगर करंट तुम्हारे साथ साथ चले तो तुम्हारा दोस्त है, और अगर तुम्हारे अपोजिट चले तो दुश्मन है। जब तुम्हारे साथ साथ चल रहा है तो उसकी वैल्यू को पॉजिटिव लोगे, और जब तुम्हारे अपोजिट चल रहा है तो उसकी वैल्यू को नेगेटिव लोगे। सर्किट में चलते टाइम अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है, और अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव लेना है। अब सबसे पहले मैं तुम्हें लगा के दिखाता हूं इन रूल्स के हिसाब से।
सबसे पहले अपने चलने की डायरेक्शन तय करो, और मैं लिखता हूं अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ इन लूप। सपोज ए बी ई एफ ए की लूप में लगा के दिखाऊंगा मैं, ए बी ई एफ ए। तो ना मैंने अपने चलने की डायरेक्शन तय कर दी कि मैं पहले ए से बी जाऊंगा, फिर बी से ई, फिर ई से एफ, फिर एफ से। मैं अपोजिट भी जा सकता था, उससे मेरे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा। तो अब देखो, हम ए से बी बढ़े, कुछ नहीं है। हम जैसे ही बी से इस तरफ बढ़े, बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले आ गया? नेगेटिव। ये छोटा वाला डंडा नेगेटिव होता है, बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव होता है, ठीक है भाई। तो अब नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया, तो इसके पोटेंशियल को नेगेटिव लेंगे, तो मैं लिख लूंगा -V2। यहां से आगे बढ़ा, रेजिस्टर आ गया। मुझे इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल निकालना है, ओम्स लॉ लगा के, V = IR। अब मैं B से E जा रहा हूं, करंट भी B से E जा रहा है, तो ये मेरा दोस्त है और इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल हो जाएगा +I2R2। E पे आ गया, कुछ नहीं है। F पे आ गया, कुछ नहीं है। F से जैसे ही इधर बढ़ा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ गया, तो लिख लिया +V1। आगे बढ़ा, रेजिस्टर आ गया। अब ध्यान से देखो, मैं F से A जा रहा हूं जबकि करंट अपोजिट जा रहा है। अब ये मेरा दुश्मन है, मैं इसकी वैल्यू को नेगेटिव लूंगा, तो मैं लिखूंगा -I1R1, और फिर मैं उसी पॉइंट पे पहुंच गया जहां से मैंने स्टार्ट किया, तो लिख दो बराबर 0। यानी कि तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी V2 -V1 बराबर I2R2 -I1R1। इसी तरीके से ये किरचॉफ का लॉ बाकी सारे लूप्स में भी लगाया जा सकता है, उससे 2-3 इक्वेशन बन जाएंगी। जब एक्चुअल क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होता है, V1 की वैल्यू दी होगी, 2 वोल्ट 3 वोल्ट कुछ भी, तुमको R1 R2 R3 की वैल्यू दी होगी, तो इक्वेशन सॉल्व होके I1 I2 I3 निकाला जा सकता है। बाकी के भी लूप्स के लिए मैं लिख देता हूं, तुम लोग चेक कर लेना लगा के। 2 मिनट स्क्रीन को पॉज कर लो, और स्क्रीन को ना पॉज करके इस लूप में और पूरे लूप में लगा के देखो, जब तक मैं फिर इसके रिजल्ट लिख देता हूं, ठीक है? तो फिर चेक कर लेना। देख लो, बाकी के लूप्स में लगाओगे तो इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। स्क्रीन को अब पॉज कर लो, इसको उतार लो।